बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। कॉम्पटन इफ़ेक्ट क्या होता है, इसको देखने से पहले हम कुछ चीज़ें जो हैं वो समझ लेते हैं। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि जो प्लांक्स क्या है उसने पहली दफ़ा कहा था कि जो लाइट है वो छोटे-छोटे पैकेट्स की शक्ल में ट्रैवल करती है और इन पैकेट्स को क्वांटा का नाम दिया उसने। और हर पैकेट की जो एनर्जी होती है वो डिस्क्रीट होती है, जो बराबर होती है E=hf। अगर किसी क्वांटा की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो तो उस क्वांटा की एनर्जी ज़्यादा होगी। आइंस्टाइन ने इन क्वांटा को फोटॉन का नाम दिया और हमें पता है कि E=hf जो है वो F बराबर होता है c/लैम्ब्डा। तो यहाँ पे E बराबर होगा hc/लैम्ब्डा। ये एनर्जी ऑफ फोटॉन है और हमें पता है कि जो फोटॉन है वो मोमेंटम भी रखता है, हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन में पढ़ा था। और इसका मोमेंटम कितना होता है फोटॉन का, P=h/लैम्ब्डा। ये हमने प्लांक्स इक्वेशन और E=mc² को इक्वेट करके हमने फोटॉन का मोमेंटम निकाला, जो बराबर है h/लैम्ब्डा। अगर हम h/लैम्ब्डा की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो एनर्जी बराबर आएगी मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ लाइट। अगर किसी फोटॉन की एनर्जी ज़्यादा होगी तो उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। या इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं, यहाँ से वेवलेंथ किसकी इक्वल आएगी फोटॉन की, वो बराबर आएगी λ=h/p। अगर किसी फोटॉन का मोमेंटम कम होगा तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है? तो ये पॉइंट जो है वो हमने यहाँ पे कॉम्पटन इफ़ेक्ट में देखना है। कॉम्पटन इफ़ेक्ट में भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो जब मैटर के साथ इंटरैक्ट करती हैं तो वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती हैं, क्योंकि इंटरैक्शन का मतलब ही ये है कि वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है। तो कॉम्पटन इफ़ेक्ट फोटोइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट में भी हमने पढ़ा था और अब हम कॉम्पटन इफ़ेक्ट में भी देख रहे हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है उसमें हमने देखा था कि अगर कोई भी फोटॉन किसी मेटल सरफेस पे आके टकराता है तो उस वक्त वो इलेक्ट्रॉन जो है वो उस फोटॉन को अब्सॉर्ब कर लेता है और अगर उसकी फोटॉन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी के इक्वल हो तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटॉन मुकम्मल तौर पे एब्जॉर्ब हो जाता है मेटल में, और अगर उसकी बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी हो फोटॉन की तो उस वक्त वो मेटल से फ्री हो जाता है और वो मूव करता है और कुछ पार्ट जो है वो फोटॉन की एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। आज हम पढ़ेंगे कि जो कॉम्पटन इफेक्ट है वो किन फोटॉन से होता है। हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो काफ़ी तरह की होती हैं। हमारे पास इनमें कुछ लो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, कुछ मीडियम एनर्जी और कुछ हाई एनर्जी है। कॉम्पटन इफेक्ट जो है हमने पढ़ा था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो अल्ट्रावायलेट विजिबल इंफ्रारेड से हो जाएगा, लेकिन वो माइक्रो रेडियो वेव्स इमरजेंसी रेज से बिल्कुल भी नहीं होगा। मिनिमम एनर्जी जो है वो इंफ्रारेड विजिबल या अल्ट्रावायलेट रेज की चाहिए। एक्स रेज और गामा रेज से भी वो हो जाता है। लेकिन जो कॉम्पटन इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट के लिए ज़रूरी है कि जो फोटॉन आप एनर्जी का यूज़ करें वो एक्स रेज का फोटॉन हो। कॉम्पटन इफेक्ट के लिए जो फोटॉन है वो विजिबल अल्ट्रावायलेट इंफ्रारेड रेडिएशन का हम इस्तेमाल करें तो कॉम्पटन इफेक्ट का फिनोमिना नहीं होगा। ठीक है? इसके लिए हम कॉम्पटन इफेक्ट के लिए जो फोटॉन यूज़ करते हैं वो मीडियम एनर्जी फोटॉन यूज़ करते हैं। लाइक हमारे पास एक्स रेज, गामा रेज से भी कॉम्पटन इफेक्ट हो जाएगा, लेकिन एक्स रेज जो है वो मिनिमम जो है वो एक्स रेज की एनर्जी चाहिए फोटॉन के लिए। और एक्स रेज की एनर्जी हमें पता है, एक्स रे की एनर्जी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। अब इसको हम आगे जाके देखते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स और समझ लें। हमें पता है कि क्योंकि इसमें यहाँ पे कॉम्पटन इफेक्ट में एक्स रेज जो है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करेगी, लेकिन पहले हम देखते हैं कि पार्टिकल जब पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करता है तो किस तरह बिहेव करता है। अगर आपने स्नूकर की टेबल देखी हो तो स्नूकर में क्या होता है कि तमाम बॉल्स जो हैं वो इक्वल मैस की होती हैं तकरीबन। ठीक है? जब आप स्ट्राइकर, लेट्स से ये बॉल जो है वो यहाँ पे ये स्ट्राइकर है और ये नॉर्मल कोई बॉल है। अगर हमारे पास, क्योंकि दोनों का मैस जो है वो बराबर है, अगर हमारे पास जो सेकंड बॉल है M2 वाली वो रेस्ट की हालत में हो और M1 जो है वो कुछ वेलोसिटी से मूव कर रही है और जब ये M1 M2 को टकराएगी तो यहाँ पे हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि हेड ऑन कोलिजन होता है, और हेड ऑन कोलिजन के बाद अगर दोनों का मैस इक्वल है तो कुछ कंडीशन ये होती है कि हमारे पास जो बॉल फर्स्ट है वो अपना मोमेंटम जो है वो बॉल 2 को ट्रांसफर कर देता है और खुद रेस्ट की हालत में आ जाता है और बॉल 2 जो है वो मूव करना शुरू हो जाती है उसी वेलोसिटी से जिस वेलोसिटी से
जो है वो बॉल 1 बॉल 2 को टकराया, यानी कि बॉल जो 1 है वो अपना मोमेंटम बॉल 2 को ट्रांसफर करता है सारे का सारा, या अपनी एनर्जी बॉल 2 को ट्रांसफर करता है। तो ये जो पार्टिकल जब पार्टिकल के साथ बिहेव इंटरेक्ट करता है, तो उस केस में जो मेन फिनोमेना होता है वो यही होता है कि उसमें मोमेंटम जो है वो ट्रांसफर होता है। मोमेंटम ट्रांसफर क्यों होता है? क्योंकि वेलोसिटी में कमी आती है। P इज इक्वल टू एम वी, मैस इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी में जितनी ज्यादा जो है वो कमी एक ऑब्जेक्ट की आएगी, दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में उतना ज्यादा इजाफा होता है। तो हम कहते हैं कि एक का मोमेंटम कम हो रहा है, दूसरे का बढ़ा है, तो मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पे मोमेंटम जो है वो शिफ्ट होता है जब पार्टिकल्स टकराते हैं, और अगर उनके सेंटर जो है वो टकराएं तो उसे हेड ऑन कोलिजन कहते हैं, वो वन डायमेंशन में है। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि ये बॉल जो है वो इसको इस पॉइंट पे टकराए, ये बॉल इस तरफ चला जाए, ये बॉल इस तरफ चला जाए, वो डायरेक्शन जो है वो चेंज हो सकती है, लेकिन उसमें मोमेंटम ही ट्रांसफर होगा। अब हम वेव को देखें, वेव कैसे प्रोड्यूस करते हैं। अगर आपके पास स्ट्रिंग हो, स्ट्रिंग कोई रस्सी है, रस्सी में अगर आपके पास जो है वो वेव प्रोड्यूस करनी है, सबसे पहले हम देख लें वेव होती क्या है और वेव प्रोड्यूस कैसे करते हैं। वेव हमारे पास ये रस्सी है, अगर आप इसमें टू एंड फ्रो मोशन प्रोड्यूस करते हैं इस रस्सी में, इसको इसको इसमें टू एंड फ्रो मोशन जो है वो अगर आप इसमें प्रोड्यूस करते हैं, तो हम देखेंगे कि ये जो स्ट्रिंग है, इसके कुछ पार्टिकल, इसके पार्टिकल अपवर्ड मूव कर रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पे इसके पार्टिकल क्या मूव कर रहे हैं, नीचे की तरफ, फिर अपवर्ड। यानी कि जो रस्सी है, अगर आप इसमें टू एंड फ्रो मोशन प्रोड्यूस कर रहे हैं इसमें, तो आप देखेंगे कि ये जो रस्सी है वो अपनी मीन पोजीशन के आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन में मूव करेगी। इसके ये पार्टिकल जो स्ट्रिंग है ऐसा नहीं होगा, और इसमें एक वेव प्रोड्यूस होगी। और वेव बेसिकली होती क्या, वेव बेसिकली एक डिस्टर्बेंस है। ठीक है। और उस डिस्टर्बेंस में एनर्जी जो है वो यहाँ पे मीडियम के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ट्रांसफर होती है, लेकिन जो मैटर है वो ट्रांसफर नहीं होता। जैसे कि ये जो रस्सी है, इसके पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करेंगे, बस इसमें जो प्रोड्यूस होने वाली डिस्टर्बेंस है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगी, वो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। इसी तरह अगर आप वाटर टब देखते हैं, उसमें अगर आप पेंसिल जो है वो डिप करके अप एंड डाउन उसमें टू एंड फ्रो मोशन प्रोड्यूस करते हैं वाटर में, तो आप देखेंगे कि जो वाटर टैंक है उसमें वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, इनको स्टेशनरी वेव्स कहते हैं। और ये वेव्स जो है वो टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वाटर टब जो है वो मूव करेंगी। और इसमें ऐसा नहीं होगा कि वाटर पार्टिकल जो है वो एक से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, जस्ट जो है वो एनर्जी एक एंड से दूसरे एंड की तरफ ट्रांसफर हो रही है। और अगर आप यहाँ पे कोई जो है वो पार्टिकल रख दें, कोई कागज का टुकड़ा रख दें, तो आप देखेंगे वो कागज जो है उसमें जैसे ही वेव प्रोड्यूस हुई तो उसके एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन में इजाफा हो जाएगा, जो ये शो करेगा कि एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वेव की मदद से। तो जो वेव है वो जब भी प्रोड्यूस होती हैं, उस वो क्या करती हैं, वो पार्टिकल के साथ उनकी इंटरेक्शन इस तरह से होती है कि पार्टिकल अपनी जगह पे अप एंड डाउन, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाता है, लेकिन पार्टिकल मूव नहीं करता। जैसे कि रस्सी में भी आप देख सकते हैं कि ये पार्टिकल मूव नहीं करते, बस अपनी जगह पे एक खास एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करते हैं। इसी तरह पानी में भी ऐसा ही हो रहा है। अब यही एक्सपेरिमेंट जो है वो कॉम्पटन जो था, आर्थर हॉली कॉम्पटन, उसने 1923 में ये एक्सपेरिमेंट किया, और वो एक्सपेक्ट भी यही कर रहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की इलेक्ट्रॉन के साथ जो इंटरेक्शन होगी वो तकरीबन इसी तरह की होगी। उसने एक जो है वो किसी सोर्स से एक्स-रेज़, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो प्रोड्यूस की। वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी इलेक्ट्रॉन को टकराएगी, तो टकराने के बाद ये होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसी आई, जिस एनर्जी के साथ आई, उसी एनर्जी के साथ आगे गुज़र जाए, और सिर्फ़ और सिर्फ़ जो इलेक्ट्रॉन है उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। वो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन रियल में ऐसा नहीं हुआ। उसने आर्थर होली कॉम्पटन ने 1923 में एक एक्सपेरिमेंट किया कि एक्स-रेज़ फोटॉन की इंटरेक्शन करवाई उसने इलेक्ट्रॉन के साथ, और उसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी। सबसे पहले एक्स-रेज़ प्रोड्यूस करने के लिए उसने एक्स-रे ट्यूब इस्तेमाल की। उसके लिए अरेंजमेंट ये थी कि फिलामेंट
उसने एक यूज़ किया जिसने कैथोड को हीट किया और उससे एक इलेक्ट्रॉन की बीम प्रोड्यूस हुई। इसको अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोवाइड कर दें तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ेगी। वो एक टारगेट मटेरियल के साथ टकराएगी, जो कि यहाँ पे टंगस्टन का इस्तेमाल किया है। टंगस्टन एक हैवी मेटल है। ये हैवी मेटल हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसमें इनर शेल ट्रांजिशन ईज़िली हो जाती है और इसी इनर शेल ट्रांजिशन की वजह से एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं, जो कि हम चैप्टर नंबर 20 में डिटेल से पढ़ चुके हैं। आप वहाँ से देख सकते हैं एक्स रे प्रोडक्शन के टॉपिक में। यहाँ से हम एक्स रे जो प्रोड्यूस हुई है, इसके रास्ते में जो इलेक्ट्रॉन जिससे ये टकराएगा उसकी वो एक टारगेट रखा हुआ है और वो ग्रेफाइट जो है वो का बना हुआ टारगेट है। ग्रेफाइट जो है वो बेसिकली कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म है। एक्स-रे का जो यहाँ पे फोटॉन है उसकी एनर्जी को हम EI कह देते हैं। ये एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन है जो बराबर है HFI के। कह देता हूँ इसकी जो एनर्जी है वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल है। अब होना तो ये चाहिए था कि एक्स-रे इस इलेक्ट्रॉन को टकराता और वैसे ही गुजर जाता और इलेक्ट्रॉन जो है उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता। लेकिन एक्स-रे ने जो इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन की वो बिल्कुल वैसे ही थी जैसी पार्टिकल पार्टिकल के साथ इंटरेक्शन करता है और अपना मोमेंटम ट्रांसफर कर देता है। यहाँ पे जो एक्स-रे का फोटॉन है वो बिल्कुल पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है। वो जब इलेक्ट्रॉन के साथ टकराता है तो इलेक्ट्रॉन जो है टकराने के बाद एक खास डायरेक्शन में मूव करता है और फोटॉन किसी और डायरेक्शन में मूव करता है। हमने ये देखा कि जो इलेक्ट्रॉन है जो फोटॉन टकराने के बाद एक और डायरेक्शन में कुछ एंगल थीटा पे जो है वो यहाँ पे स्कैटर्ड हुआ। तो हमने देखा ये जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन फोटॉन है उसकी एनर्जी ES इज इक्वल टू HFS। ये जो फोटॉन की एनर्जी है वो इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी से कम हुई। लेट्स से मैं कह देता हूँ जो इंसिडेंट फोटॉन है उसकी एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और स्कैटर्ड फोटॉन की एनर्जी जो है वो 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कमी आ गई। तो ये कह सकते हैं कि जो स्कैटर्ड फोटॉन है उसकी एनर्जी यहाँ पे हमेशा कॉम्पटन इफेक्ट में इंसिडेंट फोटॉन से कम होती क्योंकि ये पार्टिकल की तरह बिहेव करता है और इसने अपना मोमेंटम जो है वो बेसिकली क्या किया है ट्रांसफर किया है इलेक्ट्रॉन को, जिसकी वजह से एनर्जी में कमी आई है। स्कैटर्ड फोटॉन की एनर्जी बराबर होगी HFS लेस देन HFI। HH से कैंसिल तो स्कैटर फोटॉन की फ्रीक्वेंसी जो है वो इंसिडेंट फोटॉन से क्या होगी कम होगी। हमें पता है फ्रीक्वेंसी जो है वो बराबर होती है C ओवर लैम्डा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं C ओवर लैम्डा पुट करें तो आप देख सकते हैं कि जो स्कैटर्ड फोटॉन की वेवलेंथ होगी वो इंसिडेंट फोटॉन से क्या होगी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे हमने ड्रॉ भी ऐसे किया कि इसकी वेवलेंथ जो है वो कम है और इसकी वेवलेंथ क्या है ज्यादा स्कैटर्ड फोटॉन की। तो ऐसा फिनोमेना जिसमें कोई भी यहाँ पे फोटॉन किसी इलेक्ट्रॉन को टकराए और टकराने के बाद जो इंसिडेंट फोटॉन है उसकी वेवलेंथ स्कैटर फोटॉन से कम हो, या उलट कह सकते हैं कि स्कैटर्ड फोटॉन की वेवलेंथ इंसिडेंट फोटॉन से ज्यादा हो, उस अमल को हम कहते हैं ये हमारे पास कॉम्पटन इफेक्ट है। डेफिनेशन कॉम्पटन इफेक्ट की क्या है? इट इज अ फिनोमेना इन विच एक्स-रेज फोटॉन आर scattered by the target electron and the wavelength of the scattered X-ray is greater than the wavelength of the incident X-rays। जो एक्सरे फोटॉन है वो टारगेट इलेक्ट्रॉन से स्कैटर्ड होते हैं और उसके बाद स्कैटर्ड जो हमारे पास फोटॉन है उसकी वेवलेंथ इंसिडेंट फोटॉन से क्या होती है ज्यादा होती है। इस अमल को हम कहते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। अब यहाँ पे जो एनर्जी में कमी आ रही है कि पहले 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी बाद में 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये एनर्जी में कमी जो है वो हम इसको मजीद एक और तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम कहते हैं कि जो इंसिडेंट फोटॉन है उसकी एनर्जी EI इस जो है वो और उसका जो मोमेंटम है वो हम कह देते हैं PI और मोमेंटम ऑफ फोटॉन वो किसके इक्वल होता है H ओवर लैम्डा आई, ऊपर मैंने बताया भी है। जब ये फोटॉन इलेक्ट्रॉन टारगेट इलेक्ट्रॉन को टकराता है तो टकराने के बाद होता ये है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने ये देखा था कि जो टारगेट इलेक्ट्रॉन होता है मेटल का वो फोटॉन जो है उसको कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन कॉम्पटन इफेक्ट में ऐसा नहीं होता। कॉम्पटन इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है कुछ एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब करता है और वो एक खास डायरेक्शन में मूव करता है। सारी एनर्जी नहीं एब्जॉर्ब करता, पार्शली एनर्जी फोटॉन की एब्जॉर्ब करता है और कुछ एंगल फाई पे ये स्कैटर हो जाता है
और उसके बाद जो फोटोन टकराया, टकराने के बाद जो फोटोन आया उसे स्कैटर्ड फोटोन कहते हैं। वो एक खास एंगल पे, हम थीटा एंगल पे कह देते हैं स्कैटर्ड हो गया। हमने जब स्कैटर्ड फोटोन का मोमेंटम, क्योंकि इसकी इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ कम है और स्कैटर्ड की वेवलेंथ ज़्यादा है, जब वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो स्कैटर्ड जो फोटोन है उसका मोमेंटम क्या हो जाता है, कम। हमने ये देखा कि इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी और मोमेंटम ज़्यादा है और स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी और मोमेंटम क्या हो जाता है, कम। ये आप देख सकते हैं कि मोमेंटम जो है वो बेसिकली क्या हो रहा है, स्कैटर्ड फोटोन का कम हो रहा है। ये जो मोमेंटम में कमी है, ये क्या करता है, फोटोन अपनी कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को और अपना कुछ मोमेंटम इलेक्ट्रॉन को दे देता है, तो इसलिए यहाँ पे स्कैटर फोटोन की जो मोमेंटम है उसमें कमी आई है। तो ये खास मोमेंटम से यहाँ पे मूव कर रहा है, पार्टिकल की तरह यहाँ पे फोटोन बिहेव कर रहा है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन और फोटोन ऑपोजिट डायरेक्शन में इसलिए मूव करते हैं, अगर आप देखें कि यहाँ पे जो मोमेंटम है टोटली एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। अगर आप फोटोन, क्योंकि ये पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, अगर आप इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करें तो इसका वाई कंपोनेंट का मोमेंटम और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का वाई कंपोनेंट का मोमेंटम दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे और मोमेंटम जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि जितना मोमेंटम टकराने से पहले फोटोन का था उतना ही मोमेंटम जो है वो बाद में फोटोन प्लस इलेक्ट्रॉन का होता है, क्योंकि ये जो हमारे पास इफेक्ट है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है, को एग्जैक्टली फॉलो करता है। और जितनी एनर्जी पहले होती है फोटोन की, यहाँ पे एनर्जी में स्कैटर फोटोन की कमी आई है, लेकिन जितनी कमी आती है वो यहाँ पे उतनी ही एनर्जी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को, स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन को मिल जाती है, लेकिन टोटल एनर्जी क्या रहती है, वो सेम रहती है। तो इसलिए ये कॉम्पटन इफेक्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है। हम कहते हैं कि जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी वेवलेंथ लैम्डा एस है और ये वेवलेंथ ज़्यादा है, और इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ जो है वो लैम्डा आई, ये वेवलेंथ कम है। तो वेवलेंथ में आप देखें इजाफा हो रहा है, कितना इजाफा हो रहा है, लैम्डा एस माइनस लैम्डा आई, इतनी वेवलेंथ जो है वो बेसिकली चेंज हो रही है। अगर आपने इसको निकालना हो तो यहाँ पे डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, बुक में डायरेक्ट जो है वो रिजल्ट लिखा है, आपने इसी को ही लिखना है और आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ पे स्कैटर्ड वेवलेंथ, आपने वेवलेंथ में चेंज निकालनी है, वो बराबर आएगी स्कैटर्ड वेवलेंथ माइनस इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ इज इक्वल टू एच बाय एम नॉट सी इंटू वन माइनस कॉस ऑफ थीटा। यहाँ पे स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ और इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ में जो चेंज है उसे हम डेल्टा लैम्डा कहते हैं, में जो डिफरेंस है उसे डेल्टा लैम्डा कहते हैं। और ये जो डेल्टा लैम्डा है ये बराबर आता है एच बाय एम नॉट सी इज इंटू वन माइनस कॉस ऑफ थीटा। ये हमारे पास जो चेंज इन वेवलेंथ है इसको हम कहते हैं कॉम्पटन शिफ्ट। कॉम्पटन शिफ्ट बराबर होती है, याद रखिएगा, एच ओवर एम नॉट सी इंटू वन माइनस कॉस ऑफ थीटा। यहाँ पे एम नॉट क्या है, ये डेल्टा लैम्डा क्या है, कॉम्पटन शिफ्ट एट एंगल स्कैटरिंग एंगल थीटा। और एम नॉट बेसिकली क्या है, ये रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और सी बेसिकली क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ पे एच प्लांक्स कांस्टेंट कांस्टेंट है, एम नॉट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है। यहाँ पे एक चीज वेरी हो रही है वो है थीटा। तो कॉम्पटन शिफ्ट जो है वो बेसिकली वेरी करती है थीटा के लिहाज से, ये दोनों एक दूसरे की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना एंगल चेंज होगा उतना ही कॉम्पटन शिफ्ट जो है वो उसमें चेंज आएगा। अगर हम देखते हैं कि जो थीटा है वो जीरो हो, थीटा जीरो हो तो यहाँ पे हमें पता है cos of theta, अब डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम नॉट सी इंटू वन माइनस कॉज ऑफ जीरो। कॉज ऑफ जीरो कितना होता है, कॉज ऑफ जीरो हमें पता है वो वन के इक्वल होता है, और वन माइनस वन कितना होगा, ये जीरो आएगा तो पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, जीरो। तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि कॉम्पटन शिफ्ट जो है वो जीरो डिग्री पे कितनी होती है, जीरो होती है। इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास ये जो फोटोन है टकराए और टकराने के बाद इसका ये जो एंगल थीटा है वो बिल्कुल जीरो हो, यानी कि ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा हो, तो इसका मतलब है कोई स्कैटरिंग नहीं हुई, ये फिनोमिना नहीं हुआ, कोई वेवलेंथ में चेंज नहीं आई, कॉम्पटन इफेक्ट नहीं परफॉर्म हुआ। अगर ये एंगल जो है वो यहाँ पे स्कैटरिंग फोटोन का एंगल कितना हो, जीरो हो। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि जीरो एंगल पे हमारे पास कॉम्पटन शिफ्ट कितनी होती है, जीरो।
अगर हमारे पास जो ये फोटोन है स्कैटरिंग एंगल उसका कितना होगा थीटा इज इक्वल टू 90। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास जब जैसे ही फोटोन टकराया तो यहाँ पे ये जो स्कैटर्ड फोटोन है ये 90 डिग्री के एंगल पे ऊपर की तरफ मूव किया तो थीटा कितना होगा 90। उस वक्त अगर आप स्कैटरिंग देखते हैं वो कितनी है, कॉम्पटन शिफ्ट देखते हैं वो कितनी है, तो डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम नॉट सी इंटू वन माइनस कॉज ऑफ 90। कॉज ऑफ 90 कितना होता है, ये जीरो के इक्वल, तो डेल्टा लैम्डा बराबर आएगा एच बाई एम नॉट सी। और इस वक्त जब स्कैटरिंग 90 डिग्री पे हो उस वक्त कॉम्पटन शिफ्ट जो है वो कॉम्पटन वेवलेंथ के इक्वल होती है। एट 90 डिग्री कॉम्पटन शिफ्ट जो है उसको हम कॉम्पटन वेवलेंथ कहते हैं जो बराबर होती है एच बाई एम नॉट सी। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज कॉम्पटन वेवलेंथ, ये आपको पता होना चाहिए। और इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, एच प्लस कांस्टेंट एम नॉट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और सी स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू पुट कर दी। और जब आपने इसका आंसर निकाला तो डेल्टा लैम्डा बराबर आया 2.43 इंटू 10⁻12 मीटर। अगर आप जॉल सेकंड किलोग्राम और मीटर पर सेकंड इसको सॉल्व करें तो यूनिट आपके पास आएंगे मीटर। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको पूछी जाती है कॉम्पटन वेवलेंथ जो है इसके यूनिट क्या होते हैं, इसके यूनिट जो है वो मीटर होते हैं जो कि लेंथ के यूनिट हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कॉम्पटन शिफ्ट जो है वो बराबर होगी कॉम्पटन वेवलेंथ की किस एंगल पे, 90 डिग्री पे, ये मैंने अभी ऊपर बताया है, ये एमसीक्यूज है। और 180 डिग्री पे अगर आप कॉम्पटन शिफ्ट निकालना चाह रहे हैं डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम नॉट सी वन माइनस कॉज ऑफ 180। कॉज ऑफ 180 माइनस वन होता है और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो वन प्लस वन क्या होगा, ये हमारे पास टू हो जाएगा। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो याद रखना है कि डेल्टा लैम्डा जो है या कॉम्पटन शिफ्ट 180 डिग्री पे कितनी हो जाती है, डबल हो जाती है, 2h बाई एम नॉट सी के इक्वल होती है। एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाई डोंट वी ऑब्जर्व कॉम्पटन इफेक्ट विद विजिबल लाइट। विजिबल लाइट के साथ कॉम्पटन इफेक्ट क्यों नहीं हम ऑब्जर्व करते, क्योंकि विजिबल लाइट की जो फोटोन की एनर्जी है वो एक्स रेज के फोटोन की एनर्जी से कम है, इसलिए हम जो कॉम्पटन इफेक्ट है वो विजिबल लाइट के फोटोन के साथ ऑब्जर्व नहीं करते। कॉम्पटन इफेक्ट के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए वो एक्स रे फोटोन की एनर्जी चाहिए। व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट। याद रखिएगा इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसमें जब फोटोन हम यूज करते हैं विजिबल लाइट का, वो जब किसी जाके मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन के साथ टकराता है तो वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के साथ बाउंड होते हैं, वो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और जो कॉम्पटन इफेक्ट है उसमें जब टारगेट मटेरियल के इलेक्ट्रॉन के साथ एक्सरे फोटोन टकराते हैं तो वो एक्सरे फोटोन फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन। दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो फोटोन टकराया इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन जो है उस फोटोन को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन जो कॉम्पटन इफेक्ट होता है उसमें इलेक्ट्रॉन जो है फोटोन जब इलेक्ट्रॉन के साथ टकराता है तो पार्शली एब्जॉर्ब होता है और फिर कुछ एंगल पे क्या हो जाता है, स्कैटर्ड हो जाता है। इसकी एनर्जी सारी एब्जॉर्ब नहीं होती, पार्शली एब्जॉर्ब होती है और कुछ एंगल पे ये स्कैटर्ड कर जाता है। इसको कॉम्पटन ने जो है वो एक्सप्लेन किया था, उसको आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए हम मिनिमम जो हमारे पास है वो एनर्जी वाला फोटोन कौन सा यूज करते हैं, इंफ्रारेड, विजिबल या अल्ट्रावायलेट, ठीक है। एक्सरे और गैमा रे से भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाता है। लेकिन जो कॉम्पटन इफेक्ट है वो विजिबल जो है लाइट उसके फोटोन से नहीं होगा, इसके लिए मिनिमम कौन सी एनर्जी चाहिए, वो एक्सरे फोटोन की एनर्जी चाहिए। तो ये बेसिक डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। और दोनों ही पार्टिकल नेचर जो है वो शो करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। कॉम्पटन इफेक्ट इज एसोसिएटेड विद एक्स रेज, एक्स रे से होता है। इन कॉम्पटन इफेक्ट द लॉज आर कंजर्व्ड, इसमें एनर्जी भी कंजर्व होती है और मोमेंटम भी कंजर्व होता है, जैसा हम देख चुके हैं। द चेंज इन वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन इन कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट में जो वेवलेंथ है वो हमारे पास किसके इक्वल होती है, चेंज इन वेवलेंथ, वो बराबर है एच बाई एम नॉट सी इंटू वन माइनस कॉज ऑफ थीटा। बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। द फैक्टर एच बाई एम नॉट, ये जो हमारे पास फैक्टर है ये हमारे पास कॉम्पटन वेवलेंथ है और किस एंगल पे आती है, ये 90 डिग्री पे आती है। और वो कहता है इन कॉम्पटन इक्वेशन दिस फैक्टर हैज अ डायमेंशन ऑफ लेंथ, इसके यूनिट क्या होते हैं, मीटर, मैंने अभी बताया है। कॉम्पटन शिफ्ट इज इक्वल टू कॉम्पटन वेवलेंथ
व्हेन स्कैटर्ड एक्स-रे फोटॉन आर ऑब्जर्व एट एन एंगल ऑफ, किस एंगल पे ये बराबर होते हैं, ये 90 डिग्री पे। कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ इज जीरो, कॉम्पटन शिफ्ट जो है वो कब जीरो होती है, जब एंगल जो है वो हमारे पास कितना हो, वो जीरो, जीरो पे हमारे पास कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ वो जीरो होती है। मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन विल अकर, किस एंगल पे, जीरो पे जीरो होती है, 90 पे ये कॉम्पटन वेवलेंथ के इक्वल होती है और 180 पे ये डबल हो जाती है, हमने अभी पढ़ा है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। कॉम्पटन इफेक्ट प्रूव्स पार्टिकल नेचर ऑफ द रेडिएशन। तो ये हमारे पास टॉपिक है, अगर इस हवाले से कोई भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप लास्ट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।